हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 20 क्वेश्चन जो एनसीएल के सभी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मैथ्स एंड रीजनिंग के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, एनसीएल एग्जाम पे आप सभी लोग का टारगेट रहेगा कि मैथ्स एंड रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। दोस्तों, यह टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2 है और दिन दूसरा है। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसे एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है 65%। तो आप सभी लोग को बताना है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कितने प्रतिशत आ जाएगी संख्या। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आएगी 35%। कैसे आएगा, जब हम 100% में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत को घटा देते हैं तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत आ जाता है। ठीक है, यानी कि 100 - 65% बराबर 35%। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो अब हम यहाँ पे क्या मानते हैं, हमने मान लिया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, x थी। हमने मान लिया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या x थी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x का 35% बराबर 420, क्योंकि क्वेश्चन पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया है और हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत आया है, 35%। इसलिए हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों का 35%, यानी कि x का 35% बराबर 420। चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 35/100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 420। पक्षांतर कर दीजिए, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 इंटू 100/35। तो आप सभी लोग इसे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 एकम 7, 7 छंग 42, यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि 60 और जब 20 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत 40 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, आप सभी लोग को ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 46 किलोग्राम है, जिनमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या बोला है, लड़कों का औसत कितना है, 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत है 40 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे, लड़कों को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, आप सभी लोग समझ जाइएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया बी यानी बॉयज और जी मतलब गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, लड़कों का औसत कितना है, 50 है, यहाँ पे हमने 50 लिख दिया और लड़कियों का औसत कितना है, 40 है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला, 100 विद्यार्थियों का औसत जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं कितना है, 46 किलोग्राम है। तो बस इसी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले सिस्टम से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 में से जब 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब हम 50 में से 46 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉय एंड गर्ल्स में कितने का अनुपात आ गया, 6:4 का। और 6:4 को हम क्या लिख सकते हैं,
3:2। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को लिख देते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, लड़कों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 100 इंटू लड़के कितने थे अनुपात में, यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे कर लेंगे 6 + 4। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 इंटू 6/10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या है 60। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:7 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे मिश्रण में दूध की मात्रा। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी आप सभी लोग बताएं। तो मिश्रण में दूध की मात्रा होगी 42 इंटू 5 और यहाँ पे कितना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 7 7 42, यानी कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी, 30 लीटर। ठीक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा आ गई 30 लीटर। तो आप सभी लोग बताएं मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, मिश्रण में पानी की मात्रा। तो आप सभी लोग बताएं मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा कि मिश्रण में पानी की मात्रा होगी 42 - 30, यानी कि 12 लीटर। 12 लीटर जो है तो मिश्रण में पानी है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या निकाला था, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण में पानी की मात्रा है 12 लीटर। ठीक है, इसमें क्या बोला है, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यानी कि 3 लीटर पानी इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। जब 3 लीटर पानी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मिश्रण में पानी की मात्रा 15 लीटर आ जाएगी। 12 लीटर पहले है और 3 लीटर अभी डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 लीटर। और दूध की मात्रा कितनी थी, हमने अभी निकाला था, मिश्रण में दूध की मात्रा थी, दूध की कितनी मात्रा थी, 30 लीटर थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात निकालना है। तो दूध की मात्रा कितनी है और यहाँ पे हमने लिख दिया पानी। दूध की मात्रा कितनी थी, 30 लीटर थी और पानी की मात्रा कितनी हो गई थी, पहले 12 थी, 12 में 3 लीटर पानी और जो मिला दिए थे तो कितना आ गया था, 15 आ गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 30:15। तो यहाँ पे आ जाएगा 2:1। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पे उसने 7.2 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, 2592 अधिक था। तो बताइए प्रारंभिक संख्या कितनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या कितनी थी, हमने मान ली कि प्रारंभिक संख्या x थी। क्वेश्चन पे क्या बोला है, उसने 0.72 से गुणा करने के स्थान पे किससे गुणा कर दिया, 7.2 से गुणा कर दिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7.2 x, ठीक है, और उसने किससे गुणा कर दिया था, 0.72 से कर दिया। ठीक है, हमने x का गुणा करा दिया। तो उसका सही उत्तर पहले वाले उत्तर से कितना अधिक था, 2592। अब क्या करते हैं, जिससे गुणा करा दिया है और जिससे कराना चाहिए उन्हें आपस में घटा देते हैं। तो जब हम 7.2x से 0.72x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6.48x आ जाएगा। और यहाँ पे 2592 तो रहेगा ही, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे
648 बट्टे 100 और यहाँ पे x रहेगा है और यहाँ पे कितना है 2592। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2592 इंटू 100 बटे 648। दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा धीरे धीरे काट के। तो दोस्तों हम क्या करेंगे 2592 में जब हम 648 का भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है, आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए और बी यानी कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कार्य को निकाल लेते हैं। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जब ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में काम करेंगे 4 यूनिट और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी किसी काम को एक दिन में कितना करते हैं, 4 यूनिट करते हैं और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं 4 काम करते हैं, जबकि हमें पता है बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया था तो कितनी आई थी, 3 आई थी। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताएं 3 में ऐसा कौन सी चीज़ जोड़ें जिससे 4 आ जाए। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई और बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। और आप सभी लोग को पता होगा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। तो अब क्या करेंगे, 60 में 1 का भाग दे दीजिए। तो 60 में जब 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों यदि आपको यह मेथड समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए उस फार्मूले को देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या रहेगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। फार्मूला रहेगा ए प्लस बी इंटू ए या फिर बी, कुछ भी दिया हो सकता है। इस फार्मूले को मैं समझाता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, ए या बी माइनस ए प्लस बी। आप सभी लोग इन साइनों को ध्यान से देख लीजिए। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए या बी, इसके बाद क्या है बटे में ए या बी माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस है, आप सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो फार्मूला ए रहेगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए और बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोला है, बी अकेला यानी कि बी जो है तो अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो ए उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू बी, यहाँ पे बी दिया है इसलिए हम यहाँ पे बी लेंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, बी माइनस ए प्लस बी। आप सभी लोग फार्मूले को फिर से देख लीजिएगा, इस टाइप से कुछ फार्मूला बनेगा। यदि यहाँ पे ए रहता तो यहाँ पे ए रहता, ठीक है सिंपली। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दी है, बी की वैल्यू यहाँ पे दी है 20 दी है। ठीक है, इसके बाद बी की वैल्यू फिर से कितनी है, 20 और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 इंटू 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 में से जब 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो हम करेंगे 5 कम 5, 5 तिया 15, 3 और 20 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारी ये दोनों मेथड आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम हैं 26 नवंबर तक कंडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारी को बेहतर करने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं,
यदि आपने उससे रिलेटेड वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटों में पूरा करता है, तो वह दूरी कितनी है, हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला, एक निश्चित दूरी, तो हम सबसे पहले एक निश्चित दूरी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि निश्चित दूरी क्या है, ए बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, एक निश्चित दूरी का आधा, तो इसका आधा क्या होगा, बी से हमने ओ मान लिया, तो एक निश्चित दूरी का आधा हो गया। तो क्वेश्चन पे बोला है एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे में पूरा करता है। टोटल यात्रा कितने घंटे में पूरी करता है, 11 घंटे में करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो आप सभी लोग पता है कितनी हो सकती है। तो हमने मान लिया ए और ओ के बीच की कितनी दूरी है, एक्स है, और ओ और बी के बीच की दूरी एक्स है, यानी कि ए और बी की टोटल दूरी जो है तो कितनी है, 2x है। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा आधे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 11 घंटे में पूरा कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/6 प्लस x/5 बराबर 11 घंटे, ठीक है। इतना आ गया ना। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6 और 5 का। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5x, और यहाँ पे आ जाएगा 6x, और यहाँ पे 11 घंटे तो दिया ही रहेगा। तो आप इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 11x/30, और यहाँ पे 11 तो है ही, तो 11 से 11 कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। यानी कि मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई थी। तो मैंने बताया था जैसे कि निश्चित दूरी कितनी थी, ए बी थी, और यहाँ पे हमें कितनी x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, x की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हुई अभी 30 हो गई थी, और हमने a और b की वैल्यू को क्या माना था, a और b की वैल्यू थी 2x थे। तो अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को मान रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर 2 × 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यानी कि दूरी जो है तो 60 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना रुके जिसकी औसत चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बार बार रुकने के कारण उसकी चाल हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें बताना है गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, गाड़ी की औसत चाल दी गई है बिना रुके, कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बिना रुके गाड़ी की 1 घंटे की चाल कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और रुकने के कारण 1 घंटे की चाल कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि 9 और 8 के बीच कितने का फ़र्क है, 9 और 8 के बीच कितने का फ़र्क है, सिर्फ 1 का फ़र्क है, ठीक है। 9 घंटे व 8 घंटे में कितने का फ़र्क है, सिर्फ 1 घंटे का है, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो पूछा है गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, 60 में 9 का भाग दे देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो 60 में जब 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटते आएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6×3 18, 6.667। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग भी इसे सॉल्व करिए, बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे बताया गया है कितना है, 3200 रुपये। इसके बाद दर कितनी है, दर यहाँ पे दी है 5%, और हमें यहाँ पे समय को लेकर कन्फ्यूजन है, तो चलिए इसे दूर कर लेते हैं। तो समय क्या बोला है,
4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। तो आप सभी लोग बताएं अप्रैल कितने दिन का होता है। अप्रैल होता है 30 दिन का। तो अप्रैल के कितने दिन बचे, 26 दिन बचे। मई कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। और जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, जिसमें 16 जून तक सिर्फ जुड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग इसे जोड़ें तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 1 7, 7 6 13, 13 के 3 हंसलाए 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 6 1 7, ठीक है, 73 दिन आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 73/365 दिन। ठीक है, आप सभी लोग समझ जाइएगा समय कितना आ जाएगा, 73/365 दिन। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग बताएंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना था, 3200 था। दर कितनी थी, 5% थी। और समय कितना था, 73/365। और बटे में 100 तो रहेगा ही। तो अब क्या करते हैं, 2 जीरो यहाँ काट देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर 32 इंटू 5/73। और यहाँ पे हम लिखेंगे 365। तो बस आप सभी लोग को इसे काट देना है, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसे काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 एकम 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 5 3 15। तो 73 से 73 कट गया। तो ब्याज कितने आ गए, 32 रुपये। तो कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग से बनता भी होगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे भुजा दी है उनमें से 2 भुजा को किसी को आधार मान लेते हैं या फिर किसी को ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार को हमने मान लिया 12 और ऊंचाई को हमने मान लिया 16। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब 6 में 16 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि x² + kx + 12 बराबर 0 का गुणनफल कितना है, x + 3 है, तो k किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे गुणनफल दिया गया है और गुणनफल हमेशा समीकरण के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो -3 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू k + 12 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9 -3k + 12 बराबर 0। तो 9 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और यहाँ पे -3 के तो रहेगा ही। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे k लिखेंगे बराबर, k बराबर 21/3। तो k की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि √2 किस प्रकार की संख्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे किस प्रकार की संख्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे √2 की जगह पाई भी आता तो इसका आंसर भी अपरिमेय रहता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक षटभुज के कोणों का योग कितना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पे बहुत आते हैं। तो चलिए इस बार इसे देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे षटभुज पूछा है, कभी कभी यहाँ पे समपंचभुज भी पूछ सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या रहेगा, 2n-4 × 90। क्या रहता है फार्मूला, 2n-4 × 90। तो यहाँ पे क्या बोला है, षटभुज, षटभुज में यानी कि 6 भुजा। तो
तो यहाँ पे क्या करते हैं, n की जगह सिर्फ 6 रख देते हैं। तो 2 × 6 - 4 × 90। तो आप सभी लोग बताएं कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 4 × 90। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 × 90 बराबर 9 8 72। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 720 अंश। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हाँ चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है, उसकी आय का 60% वो जो है तो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो सेविंग कितने की करता है, यहाँ पे क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यानी कि ये जो है तो उसकी मंथली इनकम है, इसमें से क्या कर बोल रहा है कि वो 60% जो है तो खर्च कर देता है। तो यहाँ पे कितना बचा, 40% बचा। 40% की वह सेविंग कर रहा है। तो हमें बचाना है कि मासिक बचत कितनी होगी। तो यहाँ पे मासिक आय भी दी है, तो मासिक आय कितनी है, मासिक आय जो है तो 3000 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000 का 40%। तो 3000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। 1200 जो है तो व्यक्ति की मासिक बचत होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की को एक कागज़ पर 7 रेखाएं खींचनी है। प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दुगनी है। यदि प्रथम रेखा 7 सेंटीमीटर लंबी है तो 7वीं रेखा कितनी लंबी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला, एक लड़की को कागज़ पर 7 रेखाएं खींचनी है और पहली रेखा दूसरी रेखा से दोगुनी है। तो पहली रेखा की लंबाई कितनी है, 2 है। तो दूसरी रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। और तीसरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चौथे की 16, पाँचवें की 32, छठवें की 64 और सातवें की आ जाएगी 128। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, पहली रेखा दूसरी रेखा से दुगनी है। तो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना कितना हो जाएगा 64 और 64 का दुगुना हो जाएगा 128। यानी कि 7वीं रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 128। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि y के पुत्र का भाई है x, तो x का y से क्या संबंध है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं इसका आंसर आप सभी लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा पोता या पौत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसके आंसर को आपको बताएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पे एक सीरीज दी है। सीरीज क्या है, 2, 5, 12, 27, 58। तो सीरीज का अगला पद क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यदि हम 2 में 2 का गुणा करके 1 को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 में 2 का गुणा करते हैं फिर 1 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 5 में 2 का गुणा करते हैं, 5 में 2 का गुणा करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। यानी कि 1 2 3 इसी टाइप से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 12 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी टाइप से 27 में हम 2 का गुणा कराएंगे, इसके बाद क्या जोड़ेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आएगा। 27 दूनी 54, 54 4 58। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, 58 में 2 का गुणा कराएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो जैसे ही हम 58 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 1 11 और यहाँ पे 5 तो रह गई, 121 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हाँ चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि मास्टर का कोड क्या है, OCWI भी है, तो हमें बताना है CRADLE का कोड क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, मास्टर MASTER
TER, इसका कोड क्या बताया गया है? OCVWI भी। तो हमें बताना है कि CRADLE का कोड क्या होगा। बहुत सिंपल है। तो आप सभी लोग सीक्वेंस बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो MO के बीच में कितने का गैप है? 2 का है। O और C के बीच में कितने का गैप है? 2 का है। इसी टाइप से S व V के बीच में कितने का गैप है? आप सभी लोग बताएंगे। तो STU यानी कि 3 का गैप है। T और W के बीच में कितने गैप है? 3 का गैप है। E और V के बीच में कितने गैप है? 4 का। और R और V के बीच में कितने का गैप है? 4 का। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 2 2 3 3 4 4। दोस्तों इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है इस टाइप से, मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमें सीक्वेंस क्या मिल गया है? 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? CRADLE 2 2 3 3 4 4। तो आप सभी लोग इसे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ETDGEI। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर हमें टेलीग्राम पे फोटो भेज सकते हैं, हम इसके आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। हालांकि मैंने इसके आंसर को आपको कई बार डिस्कस किया है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो है तो शनिवार नहीं हो सकता है। ठीक है, शनिवार के अलावा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।